हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट एंड फीचर्स का अपना लास्ट पार्ट बना रहे हैं। तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो भी अब ख़त्म होने वाला है। तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में, लड्डू फूटा, कोई बात नहीं, फूटा तो कोई बात नहीं, अब उस लड्डू को खाने का टाइम आ गया है। तो देखो, अब मतलब हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल एंड है। आज इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर से। तो देखो, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक्सपेंस रेशियो तक अपना पूरा सारा आपको सब कुछ समझा दिया था। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना पोर्टफोलियो टर्नओवर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, व्हाट इज पोर्टफोलियो टर्नओवर? सो फंड मैनेजर कीप चर्निंग देयर portfolio depending upon their outlook for the market, sector or company. This churning can be done very frequently or may be done after sufficient time gaps. There is no rule which governs this, and it is the mandate of the scheme and the fund manager outlook and style that determine the churning. However, what is important to understand is that a very high churning frequency will lead to higher trading and transaction cost, which may eat इनटू इन्वेस्टर्स रिटर्न। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, अच्छा चलो वो छोड़ो, मैं आपको समझाती हूँ। पहले जितना लिखा है उतना समझा देती हूँ, आगे वाली लाइन में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो, तो पोर्टफोलियो आप समझते हो जिसमें क्या होती है हमारी जितने भी जो हम स्कीम में जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें हमने जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उस सब का हम क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर यानी कि पूरे एक साल में आप अपने उस पूरे जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें से आप कितने स्कीम्स को, कितने सिक्योरिटीज़ को बाय करते हो और कितने स्टॉक्स को और सिक्योरिटीज़ को सेल करते हो। तो वही क्या है हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है पोर्टफोलियो टर्नओवर। भले ही आपको अभी लग रहा होगा कि क्या समझ नहीं आया कुछ, कोई बात नहीं। देखो, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें आप पूरे एक साल में कितनी बार और कितनी सिक्योरिटीज़ को खरीदते हो और कितनी सिक्योरिटीज़ को बेचते हो, बस इतना ही क्या है हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ क्या दिया है, इसमें हमें दिया है कि एक फ़ंड मैनेजर क्या करता है, पोर्टफोलियो डिपेंड करता है कि अब वो कौन से मार्केट में, कौन से सेक्टर में, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और कितनी एफिशिएंटली और कितनी फ्रिक्वेंटली जो भी फंड मैनेजर है वो कितने सफिशिएंट टाइम के अंदर अंदर अपने जो स्टॉक्स हैं उन्हें बाय कर रहा है और सेल कर रहा है। इन द सेंस मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं सम अप करूँ तो जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो टर्नओवर, उसमें क्या होता है, जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसमें हमने कितने स्टॉक्स को खरीदा और कितने स्टॉक्स को बेचा पूरे एक साल में, वही क्या हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। अब अगर आप देखो, अगर हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है, हाई इन द सेंस कि हम ज़्यादा स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक्स को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं। अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है कि अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स को बेच रहे हो और ज़्यादा स्टॉक्स को खरीद रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके लिए अच्छा नहीं है वो? तो अगर मैं बताऊं तो वो आपके लिए, अगर देखा जाए, अगर आपका हाई पोर्टफोलियो है, अगर आपका हाई चर्निंग फ्रिक्वेंसी है तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या है ना, ख़राब, मैं कह सकती हूँ ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाई आपका चर्निंग फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपका ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो टर्नओवर क्या है, हाई है, पोर्टफोलियो टर्नओवर आपका हाई है इन द सेंस कि अब आपको जो ट्रेडिंग कॉस्ट है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। आपका एक्सपेंस रेशियो है जो वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब आपका एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है, तो यानी कि आप सबको, आप जो भी आपका रिटर्न बनेगा उसमें से आपको ये सारी कॉस्ट देनी पड़ेंगी। तो यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी ये सारी चीज़ें, ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी तो जो इन्वेस्टर का रिटर्न है ना वो यहाँ पे उसमें से कुछ खा लिया जाएगा। इन द सेंस कि जो भी रिटर्न मिल रहा है उसमें से कुछ पैसा आपको निकाल के पहले आपकी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हाई है तो फिर ये इतना अच्छा नहीं है। बट अगर आपका कम है तो आपकी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन और एक्सपेंस रेशियो सारी ही क्या होंगी, कम होंगी, सारी कॉस्ट आपकी कम होंगी, और कॉस्ट कम होंगी तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। अब ये जो मैं लाइन दिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लेना। पोर्टफोलियो टर्नओवर इज़ द रेशियो विच हेल्प अस टू फाइंड, नेक्स्ट पेज हम अपना स्टार्ट करते हैं।
हाउ एग्रेसिवली द पोर्टफोलियो इज़ बीइंग चर्न, यानी कि पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो क्या है, वो हमें ये बताता है कि कितनी अच्छी तरह से, कितनी एग्रेसिवली हमारा जो पोर्टफोलियो वो चर्न किया गया है। इन द सेंस कि आपके जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा तरीके से, कितने ज़्यादा या फिर कितने कम तरीके से आपको बाय करी गई हैं या सेल करी गई है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने कितना ज़्यादा सेल किया है और कितना ज़्यादा बाय किया है। अब वो उनके ऊपर है। अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो हाई है तो मतलब खराबी चल रही है, बट अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो कम है तो यानी कि आपका सब कुछ अभी सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो यहाँ पे यही दिया है कि पोर्टफोलियो हम कितनी जल्दी से चेंज कर सकते हैं, कितनी जल्दी स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, कितनी जल्दी बाय कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर बस इतना ही है। अब देखो, वाइल चर्निंग इंक्रीज द कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर जब हम ये सब कुछ ज़्यादा करते हैं ना तो इसकी वजह से जो है कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इट डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंस रेशियो एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नॉट कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन buying and selling price of the scrip by way of brokerage, STT, cess, etc. Thus, the portfolio value is computed net of these expenses, and hence considering them while calculating expense ratio as well would mean recording them twice, which would be incorrect. ओहो, इतना सब दे दिया। देखो मैं समझाती हूँ। यहाँ दिया है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर है कि आपने पूरे एक साल में कितनी बार स्टॉक्स को खरीदा और कितनी बार बेचा। अब उसके बाद आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो यहाँ पे हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय या फिर सेल कर रहे हो ना, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है आपकी वो, तो जब आप उसे बाय और सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो बस इसमें इतना ही दे रखा था और कुछ खास दिया नहीं है इसमें। तो देखो अभी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई है ना ये पढ़ लो। अब आपने ये पढ़ लिया ना, अगर आपने ऊपर वाला नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर पढ़ा तो आपको पूरा एग्जांपल समझ में आ जाएगा और पूरा पोर्टफोलियो टर्नओवर समझ में आ जाएगा। देखो कि अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर इज डिफाइंड एज लेसर ऑफ एसेट बॉट और सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट एसेट, अ स्कीम विद रुपीज़, देखो अ स्कीम विद रुपीज़, ओहो मेरी पेंसिल गिर गई, अ स्कीम विद 100 करोड़ एज नेट एसेट सेल 20 करोड़ of its investment, thus its portfolio turnover would be 20 by 100 20%। यानी कि अच्छा देखो क्या बोला इन्होंने बोला है कि अगर आपका सोचो कि आपकी जो स्कीम है, जो भी आपकी म्यूचुअल फंड वाली स्कीम है, उसका नेट एसेट क्या है, उसका नेट एसेट है 100 करोड़ का, यह है इनका नेट एसेट। अब नेट एसेट तो पता है ना क्या होता है, नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें समझा रखा है। तो नेट एसेट अगर आपका क्या है, आपका पूरा जो एसेट्स की वैल्यू है वो 100 करोड़ की है, और अगर आपने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट में से कितना बेचा, आपने अपने नेट एसेट सेल्स, यानी कि अब आपने जो सेल करा है, जो आपने सिक्योरिटीज सेल करी हैं, तो सेल करी हैं आपने 20 करोड़ की। अब देखो यहाँ पे जो भी आपने सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं या फिर बेची हैं, अब देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें बेचने का बता रखा है, खरीदने का नहीं बता रखा। बट अगर सोचो आपने खरीदी हैं, बेची हैं 20 करोड़ की और खरीदी हैं 50 करोड़ की, तो 20 करोड़ और 50 करोड़ में से कौन सा कम है, 20 करोड़ कम है। तो जो चीज़ हमारी कम होती है ना, जो चाहे हमने खरीदा हो या बेचा हो, जो चीज़ उसमें से कम होगी हम सिर्फ और सिर्फ उसे ही लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बेचने की बात करिए तो 20 बाय में हमारी नेट एसेट की वैल्यू 100। अब निकाल दो आप इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि आपकी नेट पोर्टफोलियो टर्नओवर की क्या परसेंटेज क्या आ गई, पोर्टफोलियो टर्नओवर आ गया आपका 20%। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है कि सोचो आपकी स्कीम की जो नेट एसेट है ना, अगर सोचो वो इंक्रीज़ होकर 120 करोड़ हो जाए और आपने जो अपनी पोर्टफोलियो है वो आपने पूरे एक साल में क्या कर दिया, आपने जो है एंटायर पोर्टफोलियो को ही चेंज कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा सारे स्टॉक्स बेच दिए। तो सोचो अगर आपका 120 करोड़ का नेट एसेट था तो यानी कि आपने सारे के सारे बेच दिए, तो यानी कि आपने 120 करोड़ की सेलिंग भी करी है और 120 करोड़ ही आपके क्या है, नेट एसेट है। नेट एसेट भी 120 करोड़ के और जो आपने बेचा है वो भी 120 करोड़ का। तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय नेट एसेट 120 और परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकाल दो। देखो अब यहाँ पे आपका परसेंटेज आ गई डायरेक्ट 100%, यानी कि आपने टोटली पूरा क्या कर दिया, अपना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो पूरा ही बदल दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप अपनी सारी सिक्योरिटीज़ बेच देते हो तो आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर आता है 100% का। बट अगर आप क्या करते हो, अगर आप कुछ सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो, कुछ रख रहे हो, तो आपकी परसेंटेज कुछ और आ सकती है। तो अगर सोचो कि अगर एक फंड मैनेजर क्या है, साल में
2 बार अपना जो पोर्टफोलियो है वो चर्न कर दे, यानी कि 2 बार पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बदल दे, 1 साल में 2 बार। तो यानी कि जब हम 1 साल में 1 बार पूरा पोर्टफोलियो बदलते हैं तो 100% आता है हमारा। अगर हम 1 साल में 2 बार अपना पोर्टफोलियो बदल रहे हैं पूरा का पूरा, तो मतलब वो 200% हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें दे रखा है। और अगर हम 6 महीने में ही अपना पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं तो यानी कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका जो लिक्विड फंड है वेरी हाई पोर्टफोलियो ड्यू टू लेस मेच्योरिटी। अच्छा देखो, जो लिक्विड फंड्स होता है ना उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनका मेच्योरिटी पीरियड काफ़ी कम होता है, इन द सेंस कि वो ना उसे ज़्यादा लंबे समय तक टिका के नहीं रखते। अच्छा देखो, इसमें सब में दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। पोर्टफोलियो ये है कि आपने पूरे साल में अपनी सिक्योरिटीज़ को कितनी जल्दी बेचा और कितनी जल्दी खरीदा। अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो हाई है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका सारे एक्सपेंसेस जो है वो खर्चे ज़्यादा होंगे, यानी कि आपको रिटर्न कम मिलेगा। बट अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो कम है तो यानी कि आपका जो एक्सपेंस रेशो है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये सब क्या होंगी? कम होंगी, जिसकी वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और कैलकुलेट कैसे करता है वो हमने देख लिया। जो भी आपने जो खरीदा है और जो बेचा है, जो भी सिक्योरिटी खरीदी है, सोचो सिक्योरिटी आपने 200 करोड़ की खरीदी है और बेची आपने 100 करोड़ की है, तो 100 करोड़ और 200 करोड़ में से सस्ता क्या है? 100 करोड़। तो आप जो भी सामान हमारा कम होता है ना वही हम रखते हैं। तो जो भी जैसे 100 करोड़ आपका कम है तो 100 करोड़ रखोगे, डिवाइड कर दो उसे नेट एसेट से, बस आपका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो भी आ जाएगा। अब इतना मगजमारी कर लिया है, नया टॉपिक भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। यहाँ क्या दिया है? नए टॉपिक में हमें दिया है हाउ डज AUM अफेक्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर, यानी कि जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो भला कैसे पोर्टफोलियो टर्नओवर को अफेक्ट करती है। क्या इसका भी कुछ मतलब हाथ होता है हमारे पोर्टफोलियो टर्नओवर में? तो देखते हैं। द स्कीम साइज दैट इज द AUM कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट on the performance of the scheme. In case the scheme perform well and thereby attract a lot of money flow, it may, अच्छा मैं पहले जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा समझाती हूँ। It may happens that the fund manager may not be able to deploy the extra money successfully as he may not find enough opportunity. Thus, as increased fund size may result in low return. If the fund manager tries to acquire significantly large quantities of a stock, the buying pressure may lead to high stock price, thereby higher average cost for the scheme. Also, if the holdings are scheme in any stock are huge, then exit may be difficult. अच्छा देखो, as selling from the scheme itself can put pressure on the prices. Thus, the first shares should be sold at a higher price. As the supply increases, the price may fall and the last share may get sold at a lower price. हाय राम, इतना बड़ा पैराग्राफ था। चलो अब समझाती हूँ मैं आपको। इसमें क्या दिया है कि जो स्कीम साइज़ है, यानी कि जो आपका असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो अभी आपका म्यूचुअल फंड है, उसके पास जो स्कीम साइज़ है, इन द सेंस कि उसके पास कितना असेट, कितना फंड अभी उसके पास रखा है, वो भी क्या करता है परफॉर्मेंस पे, किसी भी एक किसी भी एक स्कीम की परफॉर्मेंस पे यहाँ पे एक इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल कि सोचो कि आपका जो भी आपका स्कीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है हर इन्वेस्टर उस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो गए। अब क्या कर रहे हैं? वो अपना पैसा ला के इस स्कीम में ठोक रहे हैं। अब उन्होंने इतना सारा पैसा ठोक दिया। अब सोचो कि फंड मैनेजर अगर गलती से क्या कर रहा है, उसके पास जो इतना सारा एक्स्ट्रा पैसा आया है, इतना सारे लोगों नए लोग आके इन्वेस्ट करके गए, अब सबको स्कीम बड़ी पसंद आई, लेकिन अब सोचो बदकिस्मती से अब जो फंड मैनेजर है वो अगर सही तरीके से सक्सेसफुली उस सारे पैसे को सही जगह ना लगा पाए और इनफ अपॉर्चुनिटीज़ ना क्रिएट कर पाए, यानी कि अगर उसे जितना पैसा मिला उसे का वो सही से इस्तेमाल ना कर पाया जैसे उसने पहले किया था, और वो थोड़ा इधर उधर पैसा लगा दे और उसे उतना रिटर्न ना मिले, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से अब इतने सारे लोगों में अगर रिटर्न सही से नहीं मिलेगा ना तो लोगों को कम रिटर्न मिलेगा। अब सोचो कि पहले एक इंसान को अच्छी खासी बिरयानी मिल गई, अब सब लोगों को उसी से बिरयानी खानी है। सोचो कि एक अंकल ने बिरयानी बनाई, शायद पहली बार उनसे अच्छी बन गई। अब उसने बताया दूसरे बच्चे ने जाके कि पता है वो अंकल बड़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं। अब सब लोग पहुंच गए अपना ले के बर्तन कि अंकल हमारे लिए बना दे थोड़ी सी। अब अंकल बनाने की कोशिश करे पर अब की बार नमक ज़्यादा हो गया, तो अब क्या होगा? एक तो सब में बटेगी तो कम मिलेगी सबको, ऊपर से बेकार मिलेगी। तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई इंसान को कोई अट्रैक्ट करता है कोई भी स्कीम, और सोचो गलती से उसका फंड मैनेजर सही से सक्सेसफुली उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से लोगों को रिजल्ट भी कम मिलते हैं और इतने एफिशिएंट नहीं मिलते। और आगे क्या दिया है कि अगर क्या करता है, इफ़ द फंड मैनेजर ट्राई टू एक्वायर, अच्छा देखो कि अगर कोई जो फंड मैनेजर है अगर वो लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या करता है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता है,
तो उन्हें खरीदने का प्रेशर भी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि अब देखो जैसे कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, अब कोई और उसमें खरीदना चाहेगा, यानी कि अब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो अब आपके ऊपर खरीदने का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने आपके पीछे पैसा लगा दिया। अब आपको ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद के उनमें क्या करना है, अपना जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अब लोग आके पैसा लगा रहे हैं, तो लोगों ने पैसा इसलिए थोड़ी लगाया है कि आप अपने AUM में रख के रखो, उस पैसे को अपनी कंपनी में रख के रखो। नहीं, वो क्या चाहेंगे, अगर लोग पैसा लगा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो वो ये चाहेंगे कि आप इस पैसे को इस्तेमाल करो और अच्छी स्टॉक्स में लगाओ। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदने का यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हमारा हो गया। आगे अगर देखें क्या दिया है, अच्छा देखो, ऑल्सो इफ द होल्डिंग्स बाय द स्कीम इन एनी स्टॉक इज ह्यूज। अच्छा देखो, अगर सोचो कि आपने किसी एक स्टॉक में आपने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अब आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपकी होल्डिंग हाई है, ह्यूज है, तो उसके बाद ना उस स्टॉक में से एग्जिट लेना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत सारा पैसा अपना एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया, अब लगाने के बाद अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपना पैसा वापस चाहते हो तो आपको अपना स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे। अब स्टॉक्स बेचोगे भी तो तभी ना जब सामने से कोई खरीदने के लिए तैयार हो। अब अगर सोचो कि आपने अपने बहुत सारे पैसे लगा दिए, बट अगर सामने से अब कोई पार्टी आ ही नहीं रही है उस स्टॉक को खरीदने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने पैसा लगाया है ना वो आपको सस्ते में देना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से अगर ऐसा हो सकता है कि जो आपने पहला स्टॉक बेचा हो शायद वो कोई इंसान खरीद ले महंगे दाम में, बट अगर आप अपने इतने सारे स्टॉक, जैसे हम होलसेल जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान क्या करते हैं, सस्ते में खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा खरीद रहे हैं ना, तो वो सस्ते में उन्हें मिल जाता है, थोक में, जिसे हम कहते हैं थोक में सामान ले लिया है ना। और लेकिन अगर आप क्या करो, अगर आप कॉपी, जैसे आप स्टेशनरी की दुकान पर जाओ, एक कॉपी लेके आओ, आपको जो प्राइस है उसमें ही मिलेगी। बट अगर आप स्टेशनरी के पास में जाके पूरा का पूरा एक स्टॉक खरीदते हो कॉपीज़ का, तो वो आपको जो रजिस्टर्स है, जो नोटबुक्स हैं, वो उन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने बहुत सारा पैसा क्या कर रखा है, एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो भले ही अगर आप एक एक करके अपने स्टॉक्स बेचते हो, तो भले ही वो हाई प्राइस पे चले जाएं, है ना, महंगे में आप बेच सकते हो, लेकिन अगर आप क्या करते हो, सारे ही बेचना शुरू कर रहे हो, अगर आप उस स्टॉक से एग्जिट लेना चाहते हो कम्प्लीटली, तो अगर आप इतने सारे स्टॉक्स बेचोगे तो आपको अगर जो बायर हैं वो नहीं मिले, खरीदार नहीं मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक्स का प्राइस लो करना पड़ेगा और आपको सस्ते में ही अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमें पैराग्राफ दिया है वो क्या दिया है, अ स्कीम विद, अच्छा देखो ये तो हो गया कि अपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, ये बड़ी स्कीम है। अब छोटी स्कीम की बात करते हैं। सो अ स्कीम विद अ वेरी स्मॉल AUM डू नॉट फेस दिस प्रॉब्लम बट हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। सोचो कि जो AUM है ना, जिसकी छोटी सी AUM है, यानी कि उस पर ज़्यादा पैसा नहीं है, वो छोटा सा असेट अंडर मैनेजमेंट है, उसके पास इतनी बड़ी बड़ी परेशानी नहीं होंगी, लेकिन उसके पास अपनी ही कुछ अलग राम कथा वाली परेशानी होंगी। जैसे कि उसका एक्सपेंस रेशो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर स्कीम छोटी है, AUM छोटा है, तो उसे चलाने के लिए अब लोगों को पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से लेंगे, इन्वेस्टर से लेंगे। इन्वेस्टर से कैसे लेंगे, एक्सपेंस रेशो के दम पे लेंगे, है ना। तो अगर जो हमारा स्कीम छोटी होगी, उसका AUM कम होगा, तो यहाँ पे उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर हम ओवरऑल नेट एसेट अगर देखें और जो फंड साइज़ है अगर वो हम इंक्रीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक्सपेंस रेशो है वो बढ़ जाता है। सॉरी, देखो मैं क्या बोलने लगी हूँ आजकल। अच्छा देखो, अगर आपका फंड साइज़ जो है वो कम है, फंड साइज कम है, यानी कि आपके पास AUM कम है, पैसा कम है तो आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है। बट अगर आपका जो है फंड साइज ज़्यादा है, फंड साइज इंक्रीजेज, अगर आपका पैसा ज़्यादा है तो आपका जो एक्सपेंस रेशो है वो आपका कम होगा। और अगर आपका AUM ज़्यादा होता है तो एक्सपेंस रेशो कम है, एक्सपेंस रेशो कम है तो यानी कि आप ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करते हो। बट अगर आपका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो आपको जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो आपका जो रिटर्न है वो आप इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। मेरी पेंसिल भी ना बस इधर से उधर मटकती रहती है, ये नहीं है चुपचाप मेरे हाथ में रह ले। ये देखो लास्ट पैराग्राफ, सॉरी ये वाला रह गया अभी। सिमिलरली पोर्टफोलियो टर्नओवर विल बी मैग्नीफाइड एज द डिनोमिनेटर एवरेज नेट असेट इज स्मॉल एंड हैंस द टर्नओवर अपीयर्स टू बी वेरी हाई। ऐसा ही हमें दे रखा है कि अगर हमारा जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है अगर वो क्या हो, कम हो, जैसे कि मैंने बताया था अगर वो कम होता है, स्मॉल होता है अगर हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, तो जो हमारा रिटर्न है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हमें दिखाई पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हमें मिलता है। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं इस AUM का। सो दस द इन्वेस्टर मस्ट लुक एट द AUM फॉर द प्रीवियस फ्यू मंथ्स। अच्छा इसमें क्या दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया कि अगर आप AUM में अगर आप पोर्टफोलियो टर्नओवर देख रहे हो तो आपका वो जो भी स्कीम है उसका AUM आपको पिछले कुछ महीनों का देखना है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं पिछले 12 महीनों का देखना है, यानी कि आप पिछले 1 साल का तो कम से कम देख के ही रखना
कि ये जो AUM है इसका पिछले साल कितना इसके पास फंड था और आज कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट करनी है एंड कंपेयर। अच्छा देखो, अब जो भी एक पर्टिकुलर स्कीम है उसका AUM कितना है पिछले एक साल में, और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उनसे आपको क्या करना है, उसका AUM, एक पर्टिकुलर कंपनी का, एक पर्टिकुलर स्कीम का AUM और बाकी जो इंडस्ट्री है उसका स्कीम का AUM आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और देखना है कि किसका फंड साइज जो है वो ज़्यादा है। If it is found that the scheme performance is in line or better than its peers consistently, even though the AUM is increasing, then it can be fair indicator that increased AUM is not a problem for the fund manager। अच्छा देखो कि अगर आप क्या करते हो, आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन से स्कीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है ना। तो आपको ये चेकआउट करना है कि जो स्कीम है वो मतलब ऐसे ही कांस्टेंट ही चल रही है या फिर वो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ना। और उसके बाद आपको ये भी चेक पता चल जाएगा कि अगर AUM आपका ज़्यादा है, तो यानी कि अगर आपका AUM ज़्यादा है, आपका फंड साइज ज़्यादा है, तो आपको पैसे से रिलेटेड और एक्सपेंस रेशो से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे AUM अफेक्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो भी यहाँ पे पूरी तरह हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचे ना, उन्हें भी फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, हाउ टू एनालाइज कैश लेवल इन पोर्टफोलियोज, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें हम अपना कैश लेवल को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो वो हम चेकआउट करते हैं। तो देखो, द नेक्स्ट लॉजिकल पॉइंट ऑफ फोकस मस्ट बी द कैश लेवल इन द स्कीम। द कैश लेवल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग इन कैश, दैट इज द अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स बट लाइंग इन कैश। यानी कि कैश लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, कैश यानी कि जो हमारा कैश में अमाउंट होता है, पैसा, नोट, है ना, सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जो कैश है ना, वो कैश लेवल इन द स्कीम का क्या मतलब है कि अगर आपने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, अब आपने 10,000 रुपये लगाए, किसी ने 20,000 लगाए और तीसरे इंसान ने 4,000 लगाए, पाँचवें इंसान ने 10 लाख लगाए। तो इस तरह से हर कोई इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल के हिसाब से क्या करता है, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वो पैसे लगाते हैं। अब उन्होंने अगर पैसा लगाया है तो उसके बाद म्यूचुअल फंड वाले ऐसा नहीं करेंगे कि जितना भी पैसा आया सारा का सारा ठोक दो स्टॉक्स में, सारा का सारा लगा दो शेयर मार्केट में, ना। वो क्या करते हैं, वो कुछ पैसा तो लगा देते हैं, मतलब मोस्टली पैसा वो लगा देते हैं, बट उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ऐसा वो क्यों करता है वो थोड़ी देर में बताती हूँ, बट अभी समझो कि वो क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास में उन्होंने अपने पास में रख लिया, तो अब वो कितना लेवल ऑफ कैश अपने पास में रखते हैं। तो यही हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि एक पोर्टफोलियो में जो भी स्कीम है वो कितना अपने पास कैश ऑफ लेवल अपने पास रख रही है, अपने पास म्यूचुअल फंड जो है अपने पास कितना कैश होल्ड करके रख रहा है, हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है और उसमें से कितनी अमाउंट जो है वो अपने पास रखी जा रही है। सो if the scheme is having higher than industry average cash level consistently, more so in a bull market, it will lead to an inferior performance by the scheme than its peer. However, in a falling market, it is this higher cash level that will protect investors' wealth from depleting. Hence, whenever one is analyzing cash level, it is extremely important to see why the fund manager is holding the high cash level. It may be so the exceeding a fall, therefore he is not committing large proportion of monies. It also be bull market or bear market, the strategy could be enter once the price correct. High cash level can also be seen as a cushion for sudden redemptions and a large amount। मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया, पर चलो अब आपको समझा देती हूँ। देखो, कैश लेवल आपको समझ में आ गया कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसने कुछ पैसा हमारा लगा दिया ठिकाने स्टॉक्स में, शेयर्स में, है ना, बट कुछ पैसा उसने अपने पास रख रखा है, तो वो तो हो गया हमारा कैश जो उन्होंने होल्ड कर रखा है। अब ऐसा करते क्यों हैं, कोई तो मुद्दा होगा कि पैसा ऐसे लक्ष्मी जी सामने देखने में अच्छा लगता है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्होंने ऐसा क्यों करा, ऐसा उन्होंने इसलिए किया है। अब देखो, अगर आपने सोचो कि उन्होंने कुछ अमाउंट अपने पास रख रखी है, अब जो अमाउंट है ना वो भी, अब ऐसा नहीं कि वो सारा का सारा पैसा रख लेंगे, उसमें से भी कुछ अमाउंट फिक्स होती है कि इतना तो रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं इससे ज़्यादा रख रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा रख रहे हैं तो परेशानी की बात है। देखो, अब आप कैसे पता करोगे कि ज़्यादा रखा है कि कम रखा है अपने पास, तो जो भी आपकी स्कीम है ना, आपको चेकआउट करना है कि उसने जो पूरी म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है उसके एवरेज कैश लेवल से ज़्यादा पैसा अपने पास रख रखा है। जैसे हम सारी कंपेयर करते हैं कि सारे रेशोज हम कंपेयर करते हैं, तो वैसे ही जो एवरेज म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का एवरेज कैश लेवल है, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट हमारी स्कीम ने अपने पास रख रखी है, तो
हम कह सकते हैं कि उसके रीजंस होंगे। अगर कम रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई रखता है, इतना फिक्स अमाउंट तो अपने पास रखी ही जाती है। बट अगर उन्होंने सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा और एवरेज कैश लेवल से ज़्यादा पैसा अपने पास होल्ड करके रखा है, तो उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर जो भी फंड मैनेजर है उसे ऐसा लग रहा है कि जो अभी मार्केट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाली है, तो अभी लोगों का पैसा डुबाने से अच्छा है अपने पास में रख लेते हैं, क्योंकि अगर अभी मैंने पैसा लगा दिया और पैसा डूब गया तो उससे तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए क्या करता हूँ, अभी अपने पास पैसा रख लेता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टर जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टर्स की जो वेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करके रख रहा है, डिप्लीट नहीं होने दे रहा है। इन द सेंस जैसे मैंने अभी कहा कि अगर मार्केट अच्छे से, मार्केट के कैश लेवल्स जो हैं, मार्केट की अगर परफॉर्मेंस क्या है, हाई नहीं है, अगर अच्छे से मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब जाएगा, उनका पैसा डिप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है ना। तो ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा यहाँ पे डिप्लीट ना हो, उनका पैसा यहाँ पे डूबे ना, इसलिए भी क्या करते हैं, जो हमारे फंड मैनेजर हैं वो अपनी बुद्धि लगा के क्या करता है, हमारे पैसे को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अगर अब वो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे और अगर हमारा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मनी अगर वो लगा देंगे, मार्केट अगर फॉल हो गई, ऐसा सोच लो कि अगर अभी हमें सब, अरे देखो जो लोग इस प्रोफेशन में उतरे हुए होते हैं ना, जिन लोगों को पता है कि कब मार्केट में पैसा लगाना है, कब मार्केट में नहीं लगाना है, तो वो ऐसे ही नहीं मुंह फाड़ के कभी भी बोल देते कि मार्केट गिर जाएगी। वो लोग पूरी एक रिसर्च करते हैं, पूरा सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद ही वो ऐसा बोलते हैं कि शायद मार्केट गिर जाएगी। बट देखो, भगवान तो कोई भी नहीं है, उन्होंने ऐसा कह दिया और मार्केट गिर जाए, ऐसा तो कहीं ऐसा उन्होंने सिग्नेचर या ठप्पा नहीं लगा दिया कि ऐसा होगा ही होगा, अब इन्होंने कह दिया। बट वो अपना एक प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ शायद मार्केट गिर सकती है। अभी जैसे अगर मैं कहूँ कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ परेशानी हो जाए, इंटरनेशनली इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मार्केट गिर जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट गिरेगी। तो ये सारी जो चीज़ें ना, अगर हम ये सारी चीज़ें कंसीडर करें, तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये सब जानते होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मार्केट क्या है, फॉल कर सकती है, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अभी गिरेगी। तो इसलिए वो क्या करता है, अपना सारा का सारा पैसा या फिर ज़्यादातर पैसा वो अपना एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मनी जो है वो अपना इन्वेस्ट नहीं करते, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसकी वेल्थ बची रहे और क्या हो, उन्हें भी लॉस बियर ना करना पड़े। और अगर देखो क्या है कि अगर, और वो थोड़ा पैसा इसलिए भी अपने पास रखते हैं क्योंकि कैश लेवल कैन ऑल्सो बी सीन एज अ क्वेश्चन फॉर सडन रिडेम्पशन एंड अ लार्ज अमाउंट। यानी कि आप सोचो कि अगर आपको किसी इंसान ने रिडेम्पशन कर लिया, किसी इंसान ने किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट किया था, 2 साल की स्कीम थी, अब सोचो कि वो 2 साल की स्कीम थी और वो 2 साल से पहले ही उसे शायद कोई इमरजेंसी आ गई या फिर वो अपना पैसा वापस चाहता है, तो उसके लिए अपने क्या किया, उसने अपना पैसा रिडम्प्ट करवा लिया, यानी कि उसने अपने वो स्कीम को बीच में ही छोड़ के क्या करवाया है, वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है। अब आप सोचो कि आपने बैंक को पैसा दिया हो और बैंक वाले सारा का सारा लोन पे दे दें, और जब आप बैंक से पैसा लेने जाओ तो वो ऐसे हे करके बोले, अरे भाई साहब हमने तो पैसा लोन पे चढ़ा दिया, तो आप क्या कहोगे, तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया, ऐसा ही तो कहोगे ना। या फिर बैंक वाले को एक मार दोगे, थप्पड़ वप्पड़ नहीं, थोड़ा ऐसे गुस्से में मार दोगे, अरे क्या है यार तुमने सारा पैसा ठिकाने लगा दिया। तो ऐसा ही ना हो, ताकि अगर कोई पैसा मांगने आ जाए, कोई रिडेम्पशन कर ले, तो उसके लिए भी अगर हमें लार्ज अमाउंट भी देनी पड़ रही है तो भी हम क्या कर सके, जो कंपनी है वो दे सके। इसलिए भी हम क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट आर एग्जिट लोड्स, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो वो भी हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया है, व्हाट आर एग्जिट लोड्स। तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी जगह से एग्जिट ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और लोड्स का इन द सेंस हो गया यहाँ पे, जब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आपको एक खर्चा देना पड़ रहा है, अगर आप कहीं से जा रहे हो तो आपको उसके लिए पे करना पड़ रहा है ना, तो वो आप ऐसा समझ सकते हैं। तो देखो, एग्जिट लोड आर पेड बाय द इन्वेस्टर्स इन द स्कीम इफ दे एग्जिट वन ऑफ द स्कीम बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. Exit load reduce the amount received by the investor. Not all schemes have an exit load, and not all schemes have similar exit load as well. Some schemes have contingent deferred sales charge CDSC. There is nothing but a modified form of exit load wherein the investor has to pay different exit load depending upon his investment period. अच्छा देखो, ये फुल फॉर्म है, याद कर लेना, contingent डेफर्ड सेल्स चार्ज CDSC. इसमें क्या बोला है, एग्जिट लोड्स क्या होते हैं, ये एग्जिट लोड्स एक अमाउंट है जो क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स को पे करनी पड़ती है अगर वो क्या कर रहे हैं, एक स्कीम में से एग्जिट कर रहे हैं विदाउट कंप्लीटिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. यानी कि अगर सोचो उनकी 5 साल की स्कीम थी, 5 साल की स्कीम में से वो 3 साल में ही निकल रहे हैं, तो 3 साल क्या हो गया, उनका जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था, 5 साल का टाइम पीरियड था,
5 साल में से वो 3 साल में ही निकल रहे हैं, उन्हें यहाँ पे जो है एग्जिट लोड्स उन्हें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था 5 साल का, 5 ईयर्स का, उन्होंने वो पूरा नहीं किया। वो बीच में ही क्या कर रहे हैं, स्कीम को बीच में ही छोड़ के अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्जिट लोड। एग्जिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही क्या ले रहे हैं, उस स्कीम में से बाहर आना चाहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट यहाँ पे चार्ज करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो एग्जिट लोड रिड्यूस द अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा देखो, अब आप पे कैसे करोगे, कि सोचो कि अगर आपको 5 साल के बाद यहाँ पे आपको 6 लाख रुपए मिलते, अब 6 लाख में से आपने 3 साल में ही क्या निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो स्कीम में से, तो अब जो आपकी अमाउंट जो आपको मिलती, वो पूरी की पूरी मुंह उठा के 6 लाख नहीं दे देंगे। वो क्या करेंगे कि अब आपने 5 साल में आपको 6 लाख रुपए मिलते, पर अब क्या कर रहे हो, आप 3 साल में निकल रहे हो, तो आपको जो अमाउंट है वो हम कम ही देंगे, जितनी बनेगी उतनी देंगे, और उसमें से एग्जिट लोड भी हम आपका काट लेंगे, क्योंकि आप बीच में ही स्कीम तोड़ के अपना आगे निकल रहे हो। तो अब ऐसे ही हमारा एग्जिट लोड हो गया। और ऐसा नहीं है कि सारी स्कीम में ही एग्जिट लोड होते हैं, कुछ कुछ स्कीम्स में एग्जिट लोड नहीं भी होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एग्जिट लोड आप 0.1% चार्ज कर रहे हो, या फिर एग्जिट लोड आप 1% चार्ज कर रहे हो, तो आप सारी स्कीम्स में सेम एग्जिट लोड ही चार्ज करोगे। हर स्कीम में एग्जिट लोड नहीं होते हैं, और जिनमें होते हैं उसका मतलब ये नहीं सारी स्कीम में सेम एग्जिट लोड चार्ज होते हैं। और अगर हम देखें, कुछ स्कीम्स में क्या होता है, हमारा CDSC भी होते हैं। अब ये CDSC क्या है, CDSC भी हमारी एक एग्जिट लोड की तरह ही क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। एग्जिट लोड में भी हमें पैसा पे करना पड़ता है, और CDSC में भी हमें एक उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, और कुछ भी नहीं। तो ये हमारी जो एग्जिट लोड है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड पे। अगर आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आप 2 साल में अपना पैसा निकाल रहे हो, 2 साल के बाद ही निकाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट पूरी होने के बाद निकाल रहे हो, तो आप कोई भी एग्जिट लोड नहीं पे करोगे। बट आप टाइम से पहले निकाल रहे हो तो आप एग्जिट लोड पे करोगे। सो इफ द इन्वेस्टर एग्जिट अर्ली, ही विल हैव टू बियर मोर एग्जिट लोड, एंड ही रिमेन्स इन्वेस्ट, and if he remain invested for a long period of time, his exit load will reduce. Thus the longer the investor remain invested, lesser is the exit load. After some time the exit load reduced to nil, that is if the investor exit after the specified time period, he will not have to bear any exit load. अच्छा, इसमें क्या दिया है कि अगर आप जितना जो भी टाइम पीरियड है, आपसे जितना पहले निकल जाते, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का टाइम पीरियड है, अगर आप 1 साल में ही निकल जाओगे उस स्कीम में से, तो आपको ज़्यादा एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अगर क्या है, अगर आप 5 साल का टाइम पीरियड है और आप 4 साल तक क्या हो स्कीम में लगे हुए हो, 4 साल के बाद अगर आप निकल रहे हो तो आपको कम एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम पीरियड पूरा नहीं करा। बट अगर आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको निल एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्टेड रहोगे उस इन्वेस्टमेंट में, तो उतना कम एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी उस स्कीम में से बाहर आ जाओगे ना, टाइम पीरियड कंप्लीट करे बिना, तो आपको ज़्यादा एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। देखो, अर्लियर देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा देखो, इसमें आपको सीधा बताती हूँ, इतना पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधा बता देती हूँ पैराग्राफ में क्या दिया है। देखो, इसमें इतना दे रखा है, बस मैंने पढ़ लिया है पूरा पैराग्राफ। इसमें हमें दे रखा है कि जो पहले के टाइम पे था ना, उसमें पहले हमारा एंट्री लोड भी हुआ करता था। एंट्री लोड यानी कि अगर आप एक स्कीम में एंटर भी कर रहे हो ना, तो भी आपको यहाँ पे एक लोड पे करना पड़ता था, इन द सेंस आपको पैसा देना पड़ता था। लेकिन सेबी ने क्या किया, सेबी ने इसे बैन कर दिया सिंस मई 2009, यानी कि 2009 में, मई 2009 में सेबी ने एंट्री लोड्स को बैन कर दिया। कि अब सेबी को ऐसा लगा होगा शायद, क्या भाई कोई बंदा इन्वेस्ट करने आ रहा है, पहले आप उससे पैसा मांग ले, जो बताओ, ये तो गलत बात है, तौबा तौबा, बहुत गंदी बात है ये तो इसलिए सेबी ने क्या किया, एंट्री लोड्स को बंद कर दिया। क्योंकि अभी वो एंट्री कर रहे हैं, वो निकले थोड़ी ना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा है, एग्जिट लोड्स हमारे बचे हैं। तो इसमें बस इतना ही दिया है कि अब एंट्री लोड्स को बंद कर दिया गया है, और एग्जिट लोड यहाँ पे अभी भी चालू हैं। और इसमें क्या है, अगर सोचो कि जब पहले आप इन्वेस्ट करते थे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था ना, जो AMC होती थी, टू बियर सेलिंग एक्सपेंसेस अपफ्रंट कमीशंस, पहले आपको यहाँ पे कमीशंस भी पे करने पड़ते थे। जैसे आप किसको कमीशन पे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, जो हमारे ब्रोकर होते हैं ना, उन्हें अगर आप पहले इन्वेस्ट करते थे तो आपको उन्हें कमीशन भी देना पड़ता था। सो कमीशन to distributor will be paid by the investors directly to the distributor based on his assessment and various factors including a service rendered by distributor। अच्छा देखो, यानी कि पहले जब आप इन्वेस्ट करते थे तो आपको टैक्स तो नहीं कहूँगी मैं, आपको कमीशन देना पड़ता था। जो आपके ब्रोकर्स होते थे उन्हें आप पैसा पे करते थे कि
इन्वेस्टर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा पे करते थे कि जैसे उनके सर्विस रेंडर्स का एक चार्ज हो गया, तो इस तरह से जो है चार्जेस वहाँ पे लगाते थे। सो करंटली फॉर इक्विटी फंड बोनस फंड रिडीम्ड विद इन 1 ईयर एंड चार्ज 1% एग्जिट लोड्स, यानी कि जो हमारे इक्विटी फंड्स और बोनस बॉन्ड्स है ना, उस पर हमारा कितना चार्ज लगता है, 1% का एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड लगता है, अब यहाँ पे हमारा कोई एंट्री लोड नहीं लगता। और अगर हम बात करें लिक्विड फंड की और मनी मार्केट फंड की, तो उसमें तो 0% एग्जिट लोड है, यानी कि उसमें लोड ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सब में एग्जिट लोड नहीं होता, कुछ कुछ स्कीम्स में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता। तो इक्विटी और बॉन्ड में क्या है, 1% का एग्जिट लोड है, और मनी मार्केट और लिक्विड फंड में तो है ही नहीं। तो बस इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, पॉइंट टू रिमेंबर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे चैप्टर को क्या करो, पॉइंट टू रिमेंबर में पूरा चैप्टर आपको छोटा करके समराइज किया जाता है, तो आप इसे बैठ के आराम से पूरी तरह पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी पॉइंट समझाया, जितना भी टॉपिक समझाया, वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।